हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंडीड आईएएस। तो ये होने वाला है पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ले रखा है। उसमें सारे जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक हैं वो मैंने कवर किया है, तो वो आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो हमने ये वाला टॉपिक जो है, ये ऊपर का सारा, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कर रखा है, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। और आज हम लोग जो पार्ट 4 में ये सारी टॉपिक करेंगे जो न्यूज इन शॉर्ट्स में है, तो ये टोटल आर्टिकल हम लोग पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं और फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग न्यूज इन शॉर्ट्स में जो भी आर्टिकल हैं उनको कवर करते हैं। जैसे पहला है अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए 1967। ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर्ड जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जो अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर की जो ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है वो एक अनलॉफुल एसोसिएशन है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही है। किसके तहत? और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। और देखते हैं डिटेल में क्या है। यूएपीए जो है वो इनेक्ट किया गया था इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन फॉर डीलिंग विद टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। तो ये जो है ये जो इफेक्टिव जो प्रिवेंट करना था कि इसको टेररिज्म से कैसे बचाया जाए। और टेररिस्ट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और एसोसिएशन में हो सकते हैं, मतलब उनका एक ये ग्रुप भी हो सकता है। जैसे अल कायदा एक एसोसिएशन ही है उनका। और भी, और जो आए दिन जो इंडिविजुअल भी जो टेररिस्ट रहते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ जो छात्र हैं और जो स्टूडेंट है वो वहां पे अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हुए पाए गए थे, तो उन्हें यूएपीए के तहत उनको टेररिस्ट करार करके और फिर उन्हें अरेस्ट किया गया और वो फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज भी कर रहे थे वहां पे। तो आगे देखते हैं इसका ये की प्रोविजन क्या है। ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल। फैक्ट होते हुए भी अगर आपको डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट कुड बी मेड विदाउट अ वारंट, तो आपको बिना वारंट के भी डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है। और इसमें या तो किसी के भी टेररिस्ट को मौत की सजा तो सुना दी जाएगी या फिर उसको उम्र कैद की सजा मिल सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू ए फाइन विथ सच हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन। और किसी को अगर डेथ की पेनल्टी मिलती भी है और उसके साथ साथ फाइन का भी प्रोविजन है, तो उससे फाइन भी लिया जाएगा। अब देखते हैं अनलॉफुल एसोसिएशन क्या है। डिक्लेरेशन ऑफ एन एसोसिएशन अनलॉफुल बाय द सेंटर थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन बाय स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स। और ये जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के बेसिस पे ही जो गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है उसी में डिफाइन किया गया है कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या है और कैसे किसी को भी अनलॉफुल एसोसिएशन माना जाएगा। और रेफरेंस क्या है। और ये जो ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ बीइंग अनलॉफुल, अगर कोई अनलॉफुल को डिक्लेयर हो जाता है, किसी ने अनलॉफुल एक्टिविटीज की है, तो एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और नोटिफिकेशन शुड बी रेफर्ड टू ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज। और एक तो नोटिफिकेशन निकाला ही जाएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन 30 डेज के अंदर में ही ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा। और देखते हैं ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में कौन कौन से मेंबर होंगे। 1% जो जज होंगे हाई कोर्ट के, और अदर जो पावर्स दी गई हैं, और अदर पावर्स टू सेंटर। और सेंटर को कौन कौन सी पावर्स है। टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ फंड्स ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन। तो जो भी अनलॉफुल एसोसिएशन है जिसने ग्रुप वगैरह बना रखा है, तो उनको ये जो फंड है उनका फंड वो रोक सकते हैं। और टू नोटिफाई प्लेसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन। और जो ये ऐसे जगह को भी नोटिफाई करेंगे और वहां पे भी प्रोहिबिशन लगा देंगे जहां पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होने की संभावना है, या फिर जो टेररिस्ट का एसोसिएशन है वो वहां पे कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है। तो अब टेररिस्ट एक्ट क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। टू इंक्लूड्स एनी एक्ट इंटेंडेड टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया और स्ट्राइक टेरर पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। तो ये जो डेफिनेशन है कि अगर कोई भी जो इंडिविजुअल टेररिस्ट हो या फिर टेररिस्ट एसोसिएशन हो, वो हमारे कंट्री या किसी के भी कंट्री के यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवेरेनिटी, इंडिया का या अदर कंट्री का भी अगर स्ट्राइक करता है, वहां के पीपल को नुकसान पहुंचाता है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री में भी कोई एक्टिविटी करता है, तो फिर उसे टेररिस्ट माना जाएगा। और फॉर फ्यूचर
of proceeds of terrorism by the investigating officer with the prior approval of the designated authority. ये क्या है कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं और ये अप्रूवल लेंगे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो वहां की जो अथॉरिटी है जिनकी जिस जो जहां पे अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है वहां उस जगह के जो टेरिटरी के जो अथॉरिटेटिव है वहां से वो प्रायर अप्रूवल लेंगे और प्रायर परमिशन लेंगे, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने में जुट जाएंगे जो भी ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो लोग। अब देखते हैं ये दूसरा आर्टिकल क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो अभी क्या है कि पहले जो एफआईआर किसी को भी दर्ज करवाना होता था तो वो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था और वहां पे ऑफिसर से उनको सारा जो भी उनका कंप्लेन है वो लिखवाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन दे दिया गया है और इसमें कि आप घर बैठे बैठे भी आप ऑनलाइन अपना ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो लिख सकते हैं। अभी देखते हैं 282 सेकंड, अभी देखते हैं ये जो 282 रिपोर्ट है जिसमें टाइटल किया गया है अमेंडमेंट इन सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 फॉर इनेबलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और सबमिटेड बाय 22nd लॉ कमीशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो देखते हैं कि ये जो है इसमें कि ये 22nd इसको रिपोर्ट लाया गया है जो अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 154 में और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर के तहत और जो 1973 में बना था, और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का प्रोविजन लाया गया है और जो सबमिट किया गया है जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो हर साल निकलता है उसमें। और इस कौन सी मिनिस्ट्री इसको लीड कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो चलिए आगे देखते हैं। Section 154 of Code of Criminal Procedure 1973 govern how the first information about the commission of a cognizable offense is recorded। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सेक्शन है 154 और जिसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 बना था तो उसमें जो ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो कैसे है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। तो कॉग्निजेबल हमने देखा कि वो वैसे जिसमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ती या प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। और रिकमेंडेशन, और ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो हीनियस क्राइम होती है उसके लिए कि आप डायरेक्ट जाके अरेस्ट कर सकते हैं, आपको प्रायर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है या फिर जरूरत नहीं है। फिर रिकमेंडेशन क्या है, ई एफ आई आर बी इनेबल्ड इन ए फेज्ड मैनर। रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR इज टू बी परमिटेड फॉर ऑल। ये जो रजिस्ट्रेशन है EFIR का वो परमिट किया गया है सबके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट नोन और अट्रैक्टिंग पनिशमेंट अप टू 3 years वेयर द अक्यूज्ड इज नोन। अभी क्या है कि ये जो EFIR अगर हम करते हैं तो ये परमिटेड है सबके लिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं और एंड वेयर द अक्यूज इज नॉट नोन, और अक्यूज अगर नहीं नोन भी नहीं है फिर भी उसका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर अट्रैक्टिंग पनिशमेंट अप टू 3 years वेयर द अक्यूज इज नोन, अगर एक बार अक्यूज आपको वो का पता लगा लेने के बाद आप वो किसी को भी जो पनिशमेंट मिलेगा वो 3 years के लिए मिलेगा। स्टेट हैव द पावर टू एक्सपांड द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस। अभी स्टेट के पास पावर है कि वो जो लिस्ट है उसमें इन्हांसमेंट करे या एक्सपांशन करे कि लिस्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस आना चाहिए और जिस ऑफेंस के तहत कौन कौन सी सजा मिलना चाहिए, तो वो स्टेट है ना एक्सपांड कर सकता है। और प्राइवेसी टू द पार्टीज टू बी इंश्योर्ड, अगर किसी के साथ कोई क्राइम हुआ है तो वो EFIR दर्ज कर सकता है और उसको क्या है कि प्राइवेसी उसकी मेंटेन रहेगी। और वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेंट एंड कंप्लेंट एंड पनिशमेंट ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, और ये भी देखा जाएगा कि अगर EFIR कोई कर रहा है तो वो कोई फॉल्स तो नहीं कर रहा है, ये जेन्युइन है या नहीं उसका भी पूरा वेरीफाई किया जाएगा। ई कंप्लेंट टू बी अलाउड फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये जो है ई कंप्लेंट जो है वो अलाउड किया गया है सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग to a magistrate with a view to his taking action under this code। और ये जो है ना ये जो कंप्लेन करते हैं तो वो एलिगेशन जैसे है ना ओरली भी लगा सकते हैं और राइटिंग भी, और उसको ना मजिस्ट्रेट के पास वो लिख के भेजना होगा विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड कि क्या उसका कंसर्न है और फिर क्या दिक्कत आई वो सारा कुछ।
अब देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग टू बी गिवन इंपॉर्टेंस, और है ना कैपेसिटी बिल्डिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और सिटीजंस कैन रिपोर्ट क्राइम्स कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंटली, और इससे क्या होगा कि जब किसी के पास है ना, पहले होता था कि अगर किसी के साथ क्राइम हुआ है तो उस जो जिस ब्लॉक में या फिर जिस तालुका में वहां पे पुलिस स्टेशन होता था, वहीं पे आप जाके आप ये अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या फिर अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं। आप दूसरे पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हैं अगर अलग ब्लॉक और तालुका का आपका आता है तो। लेकिन ई-एफआईआर से क्या होगा, ये आपके लिए आप कहीं से भी आप बैठ करके आप अपना जो कंप्लेन है वो आप रेज कर सकते हैं और फिर अपना रिपोर्ट लिख, तो ये आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा एंड एफिशिएंसी भी प्रोवाइड होगा। और कंप्लेनेंट जो है कैन ऑल्सो चेक द टाइमली स्टेटस ऑफ दियर कंप्लेंट ऑनलाइन, और जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने कंप्लेन किया है तो वो भी देख सकते हैं कि जो हमने रिपोर्ट लिखाई है तो उसका कहां तक ग्रोथ पहुंचा है, वो कितना काम अभी चल रहा है, कितना काम हुआ है। और इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द फुटफॉल एट द पुलिस स्टेशन, और ये जो पुलिस स्टेशन में जो लाइन लगी रहती है, लोगों का भीड़ जमा होता है, और क्योंकि जो भी है, जो भी गवर्नमेंट के ये जो पुलिस ऑफिसर है या स्टाफ है या फिर वहां के लोग कम है और लेकिन लोगों का भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो अगर ई-एफआईआर होगा तो पुलिस लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा ये जो फुटफॉल है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे। सेंटर क्लेम्स आधार एज द मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल आईडी इन द वर्ल्ड। तो देखते हैं कि कैसे इसको माना है कि ये मोस्ट ट्रस्टेड है। Refuting the claims made by an investor's servicing agency, the center has claimed that Aadhaar is foolproof. Aadhaar is a 12-digit individual identification number issued by Unique Identification Authority of India (UIDAI). और ये द कलेक्टेड डाटा इज सिक्योर्ड इन द सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी सीआईडीआर ऑफ यूआईडीआई। और ये जो डाटा, ये जो है ना कि ये 12 डिजिट का होता है और इसको इशू कौन करता है, यूआईडीआई के तहत ये इशू होता है। और कलेक्टेड डाटा जो है वो सिक्योर रहता है सेंट्रल आइडेंटिटीज के और डाटा रिपोजिटरी के तहत। तो वही इसको डाटा को मेंटेन करने का काम वही करती है कि कहीं ये थ्रेट ना हो जाए या फिर प्राइवेसी किसी का वो ये वॉयलेट ना हो जाए या किसी का भी डाटा लीक ना हो जाए। तो ये सारे का काम है ना सीआईडीआर करता है। और इसका फीचर्स क्या है आधार का, यूनिकनेस, क्योंकि ये बायोमेट्रिक डुप्लीकेशन अवॉइड्स मल्टीपल कार्ड्स इशू फॉर सेम इंफॉर्मेशन। तो ये जो है इसकी ये यूनिकनेस है कि ये बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन का ये इसमें बायोमेट्रिक का ऐसा जैसे आई का आपका लेते हैं, आपके कॉर्निया का वो वेरीफाई करते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स जो है आप उसका वेरीफाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई दूसरा डुप्लीकेट करना चाहे या डुप्लीकेशन बनाना चाहे तो उससे ये अवॉइड कर सकते हैं। फिर रैंडम नंबर और जनरेटेड रैंडम नंबर is random and divide of any details like caste, religion, income, etc। अब ये है क्या, आधार कार्ड में एक रैंडम नंबर जनरेट किया जाता है जो कि किसी के भी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, इनकम क्या है, वो सब कुछ नहीं दिखाता है, सिर्फ उसमें नंबर्स होते हैं। और आर्किटेक्चर क्या है, ओपन एंड स्केलेबल। The correct authentication service can handle 100 million authentication a day। तो इसका जो आर्किटेक्चर ऐसा बनाया गया है कि ये एक दिन में 100 मिलियन ऑथेंटिकेशन कर सकता है। अब ये मेजर्स क्या है, टेकन टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ आधार। तो आधार को है कि उसको सेफ्टी से इंश्योर करने के लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए गए हैं वो देखते हैं। ये जो UIDAI है has introduced a two-layer scrutiny mechanism for Aadhaar-based fingerprint and authentication to secure Aadhaar। तो ये जो UIDAI है इसने इंट्रोड्यूस किया टू लेयर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो उससे क्या होता है कि आधार का जो फुटप्रिंट ऑथेंटिकेशन लिया जाता है ताकि ये आधार जो है वो सिक्योर रह सके। अब देखते हैं क्या कि अब Parliament has laid down robust privacy protections in the law governing the Aadhaar system through robust arrangement। अब ये जो पार्लियामेंट है ना उन्होंने एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी बनाया है जिसके तहत ये जो लॉ गवर्निंग द आधार सिस्टम थ्रू रोबस्ट अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट ही किया गया है कि ये जो लॉ जो बना है ये आधार बनाने का कि इसकी जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट रहे। और जिसमें ये जो सेक्शन 32 क्लॉज 3 है आधार एक्ट का जो 2016 में बनाया गया है, प्रोहिबिट UIDAI फ्रॉम कंट्रोलिंग, कलेक्टिंग और मेंटेनिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पस ऑफ एनी ऑथेंटिकेशन। अब ये क्या है, इस सेक्शन के तहत ये जो आधार एक्ट 2016 में बना है
तो ये क्या करता है कि किसी का भी ये जो भी वहाँ के मेंबर हैं, तो वो जो डाटा है उनका, वो कंट्रोल करने का या कलेक्ट करने का या मेंटेन करने का किसी का भी इंफॉर्मेशन उससे प्रोहिबिट करते हैं कि कहीं भी अगर, क्योंकि अगर लीक होगा तो वो सारे का डाटा लीक हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि ये लोग कलेक्ट करके रखते ही नहीं है कि किसी का भी डाटा लीक हो और फिर उसको थ्रेटन पहुंचे। और the authentication system are certified as per international security and privacy standard ISO। और ये जो है उनका नंबर है, तो ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो सर्टिफाइड किया जाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड के तहत, और उसमें फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड आईएसओ का ये नंबर है फॉर प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और ये मैनेज प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये नंबर लिया गया है। एंड ये जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स जो आईएसओ से सर्टिफाइड है उसके लिए ये नंबर दिया गया है। अब देखते हैं कि ये जो यूजेस क्या है आधार के, कि आधार यूजेस इन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये जो मनरेगा है और भी बहुत सारे स्कीम है, और भी जो ये जो वेमेन के लिए ये स्कीम है, या फिर बहुत सारे जो पोर्टल चलता है, तो उससे जो गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है, तो जो बेनिफिशियरी है उनके डायरेक्ट अकाउंट में सारा फंड आ जाए, इसीलिए आधार से ही वो लोग वो लिंक करते हैं ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके लिए और जो है बच्चों के लिए जो भी सुरक्षा वंदना योजना, और उसमें और ये जो सारा जो स्टडी से रिलेटेड जितने वो मिलते हैं फंड मिलता है, या फिर ये मातृ वंदना योजना, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो जो सारे जो मैटरनिटी से लेकर के जो बच्चा 1 ईयर तक हो जाए या 5 ईयर, तो वो 2,000 का इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मदर है उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा चला आता है, या फिर जो मनरेगा है जितने भी किसान है तो उनका डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो ये है। फिर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, तो आधार से जो भी पेमेंट आता है तो उससे है ना वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में चला आता है, क्योंकि वो लोग जो भी अकाउंट है वो आधार से लिंक करके उस तभी वेरीफाई करते हैं। फिर ये जो जैम है, जनधन आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी, तो ये जाम ट्रिनिटी बनाया गया है कि है ना, ये जो जनधन है तो जनधन योजना, फिर उसके बाद ये जो भी स्कीम है, और फिर उसको आधार से लिंक किया गया है और मोबाइल से लिंक किया गया है कि जो भी ऐप है वो लोग मोबाइल पे अपडेटेड रहें, और फिर आधार कार्ड से लिंक करने के बाद उनके जो फंड है वो डायरेक्ट उनके मोबाइल पे आ जाता है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो जितने भी राशन कार्ड है उसको भी आधार कार्ड से लिंक किया गया है, कि पहले क्या था कि जो जहाँ का मेंबर है उसको वहीं का राशन कार्ड मिलता था और फिर वो वहीं से राशन उठा पाता था। लेकिन अभी क्या है कि कोई कहीं भी रहे तो अगर उसके पास राशन कार्ड है और आधार कार्ड से लिंक है तो वो कहीं से भी अपना राशन उठा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि, तो जो किसानों को जो फंड अलॉट किया जाता है उनका ये जो जितने भी अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होते हैं, तो वो सारा फंड उनके अकाउंट में ही आ जाता है। और कोविन, ये जो कोविन ऐप है और बहुत सारे ऐप जो चले थे कोविड के टाइम, वो सारा आधार से लिंक किया गया था, और फिर उसी के तहत वो सारा कुछ जो भी जिसमें प्रोग्रेस होता है या अपडेशन होता है ये सारा कुछ इसी में दिखाते हैं। फिर फेस ऑथेंटिकेशन, तो फेस ऑथेंटिकेशन में क्या है कि आपका आधार कार्ड ही दिखता है, और जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो चेकिंग के लिए सबसे प्रेफरेंस रहता है आधार कार्ड, वो लोग आधार कार्ड ही सबसे पहले मांगते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है देन आफ्टर आप अपना पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। लेकिन फेस कहीं भी अगर आप जाते हैं तो चेकिंग में, चाहे वो एयरपोर्ट हो या कहीं भी अदर जगह जहाँ पे आपका चेकिंग होता है, तो फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए वो आधार कार्ड को ही वेरीफाई करते हैं। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल क्या है, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट, तो 1995 में बना है, और इसमें मिनिस्ट्री कौन सी एक्टिव है और कौन लीड कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज नोटिफाइड अमेंडमेंट इन द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994। इट प्रोवाइड्स द ऑपरेशनल मैकेनिज्म, और ये प्रोवाइड करता है ऑपरेशनल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीक्रिमिनलाइज्ड प्रोविजन ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। और इसका एम, और ये जो प्रोवाइड करता है, ये जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है किसके लिए, ये इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है डीक्रिमिनलाइज जो प्रोविजन हो रहे हैं और ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क उसमें। और इसका एम क्या है, एम द ये जो है ना, मेक द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 मोर बिजनेस फ्रेंडली एंड टू बूस्ट इन्वेस्टर
ये कॉन्फिडेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये क्या है कि ये जो केबल टेलीविजन नेटवर्क है, तो उनका काम क्या है कि बिजनेस फ्रेंडली बनाना है, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स है, जो पैसा लगाते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और वो लोग इजिली इसमें काम कर सकें, ताकि हमारा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो इन्हांस हो। ये क्या है इसका एम? और द सेक्शन ऑफ द एक्ट वेयर री एग्जामिन एंड वेयर डीक्रिमिनलाइज थ्रू जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023। और ये जो सेक्शन है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, फिर से री एग्जामिन करके डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 में। और इसका जो इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन है हैव बीन नाउ रिप्लेस्ड विद मॉनेटरी पेनल्टी एंड अदर मॉनेटरी मेजर्स लाइक एडवाइजरी और वार्निंग। तो इसका जो मॉनेटरी, जो पहले अगर कोई है ना, ये जो ये जो केबल टेलीविजन नेटवर्क में अगर कोई गड़बड़ी करता था, तो इसका जो है इम्प्रिजनमेंट का जो पहले उनको जेल की सजा मिल जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि उनको मॉनेटरी बेसिस पे अगर फाइन करके फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, एंड अदर नॉन मॉनेटरी मेजर्स लाइक एडवाइजरी और वार्निंग। और अगर जिसमें जो है मॉनेटरी प्रोविजन नहीं है, तो फिर उनको एडवाइस दे करके और वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाता है। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। ये है सरना कोड। अब देखते हैं ये सरना कोड क्या है। झारखंड गवर्नमेंट इज सीकिंग रिकॉग्निशन ऑफ सरना रिलीजियस कोड फॉर ट्राइबल्स है। अब ये जो ना ट्राइबल का एक एक वो जाति है कि ये सरना कोड, और ये सरना फॉलोवर्स द नेचर वर्शिपर हु डू नॉट कंसीडर देमसेल्फ हिंदूज एंड हैव बीन फाइटिंग फॉर ए सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटीज फॉर डिकेड्स है। अब ये जो सरना है वो एक तो झारखंड से बिलोंग करते हैं, और ऊपर से ये एक ट्राइबल है, और इनका कहना ये है कि हम लोग अपने आप को हिंदूज नहीं मानते हैं, और ये लॉन्ग टाइम से इसी के लिए फाइट कर रहे हैं कि इनको एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी बना दिया जाए। और ये जो है ना, सो फार द सेंसस सर्वेज हैव इंक्लूडेड देम एज अदर्स है। तो इसीलिए उनको जो है अभी जो वहां पे झारखंड में जो सेंसस है वो सर्वे हुआ है, तो इसीलिए उनको हिंदूज में नहीं रखा गया है और अदर रिलीजियस में नहीं रखा गया है। उनको जो भी है हिंदूज, और ये जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, बुद्धिज्म हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो इन सारे कास्ट में नहीं रखा गया है, उनको अदर्स में रखा गया है। और believers of Sarna faith do not practice idol worship, or nor do they adhere to the concept of Varna system, heaven, hell, etc। अब ये जो सरना है वो किसी भी है ना आइडल वर्शिप को नहीं मानते हैं, जैसे कि भगवान का पूजा और उनकी जो मूर्तियों की जो पूजा होती है वो उनको नहीं मानते हैं, और ना ही वो इस कंसेप्ट को मानते हैं कि जो वर्ना सिस्टम है, जैसे कि हिंदूज में भी जैसे 4 वर्ण होते हैं, जैसे हो गए ब्राह्मण हो गया, फिर उसके बाद क्षत्रिय हो गए, तो और फिर उसके बाद वैश्य हो गए, तो या फिर शूद्र हो गए। तो ये सारे वर्ण सिस्टम है। तो ये लोग जो सरना लोग हैं, ये वर्ण सिस्टम को नहीं मानते हैं, और ना ही हेवन और हेल को मानते हैं कि ये हम लोग क्या करेंगे तो पाप लगेगा, ये करेंगे तो हम लोग पुण्य करेंगे, या फिर ये लोग जो है स्वर्ग और नर्क के को भी नहीं मानते हैं। ये लोग जो होली ग्रेल ऑफ सरना फेथ इज, वो लोग जल को मानते हैं, मतलब वाटर की पूजा करते हैं, जंगल को मानते हैं, मतलब फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, जमीन लैंड को मानते हैं, एंड इट फॉलोवर्स प्रे टू ट्रीज एंड हिल्स। और वो लोग जो फॉलोवर्स है जो सरना को मानते हैं, वो लोग पेड़ की पूजा करते हैं और पहाड़ों की पूजा करते हैं, जो हरे हरे पहाड़ हो गए, वादियां हो गए, ये उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदू तो ना ये खुद को हिंदू मानते हैं और ना ही ये आइडलशिप में भी बिलीव करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ। और ये पार्ट 4 का जो पॉलिटी है वो सेक्शन खत्म हो गया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेंगे वो इंटरनेशनल रिलेशन का स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जो ऊपर के जितने भी आर्टिकल्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सब भी आप लोग देखिए, और उसमें भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने अच्छे से डिटेल में कवर किया है। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू।